एवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। उपस्थित सबको आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक अभिनंदन और बधाई। श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मैं मेरे व्याख्यान का शुरुआत करता हूं। वास्तु स्पंदन पुणे के माध्यम से आयोजित ये वास्तु मंथन कार्यक्रम में उपस्थित इसके संयोजक डॉक्टर नरेन उमरीकर जी और यहाँ उपस्थित डॉक्टर विजय इंगले जी और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने वाली डॉक्टर जानवी महाडिक मैडम, और आज मेरे साथी यहाँ उपस्थित है हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय प्रोफेसर पांडे सर और हमारे वेदांग ज्योतिष के विभाग प्रमुख डॉक्टर दिनकर मराठे सर, और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आज मेरे व्याख्यान का जो शीर्षक है वो त्रिस्कंध ज्योतिष। त्रिस्कंध ज्योतिष के बारे में ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। त्रिस्कंध ज्योतिष के बारे में एक 50-60 मिनट में व्याख्यान करना, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा जो त्रिस्कंध ज्योतिष के विषय में जो शास्त्र संगत और मूल ग्रंथों के आधार से जो विषय मेरे सामने आए हैं उसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। अभी हम विषय में प्रवेश करेंगे। त्रिस्कंध, ये ज्योतिष के 3 अंग जो है सिद्धांत, संहिता, होरा, इन 3 स्कंधों को हम त्रिस्कंध कहते हैं। लेकिन ये सब त्रिस्कंध से पहले हमें ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति और उसका विकास किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में समझना है। सबसे पहले ये तो ज्योतिष का जो मूल है वो वेद है। वेद का जो एक अंग वेदांग माना है। वेद के कुल 6 अंग होते हैं, उसमें शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प और निरुक्त। उसमें भी वेद के 6 अंगों में विशेष रूप से ज्योतिष को चक्षु माना है। जैसे शब्द शास्त्र मुखम ज्योतिषम चक्षुषी श्रोत्र मुक्तम निरुक्तं च कल्पकरौ या तो शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका पाद पद्मद्वयम छंद आदि बुधैहि। इस प्रकार से ये वेदांगों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसका अर्थ यही हुआ ज्योतिष शास्त्र का जो मूल है वो वेद है। वेद का अंग वेदांग, वेदांग ज्योतिष, इसलिए इसको वेदांग ज्योतिष कहा है। तो वेद और वेदांग का संबंध क्या है, अर्थात ज्योतिष को वेदांग क्यों माना है, इसका प्रयोजन क्या है, वेदों में इसका उपयोग कहाँ है, किस प्रकार से है, इत्यादि सभी बातें हमारे जो आचार्यों के ग्रंथों में और जो वेदों में भी विहित है। जैसे कहा गया है वेदास्तावत् यज्ञ कर्म प्रवृत्ताः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतस्यात् वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। वेद और वेदांग क्यों, वेदांग क्यों, उसका प्रयोजन क्या है, वही यहाँ सिद्धांत शिरोमणिकार भास्कराचार्य अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में ये उद्धरण करते हैं। वेदास्तावत् यज्ञ कर्म प्रवृत्ताः, वेद मुख्य रूप से यज्ञ कर्मादि अनुष्ठानों के लिए प्रवृत्त हुए। जो यज्ञ कर्मादि अनुष्ठान है वो किस समय पे करना है, वही जानकारी, उसका बोध, काल का बोध शास्त्र से होता है। जिस शास्त्र से होता है वही वे ज्योतिष कहलाता है। इसका अर्थ यही हुआ वेदोक्त यज्ञादि कर्मों का समुचित काल निर्धारण हेतु ज्योतिष शास्त्र का उगम और विकास हुआ है। इसी ज्योतिष शास्त्र में सिद्धांत
संहिता, होरा, इस 3 स्कंधों में इसका विभाजन किया है। आज मेरा जो व्याख्यान का मूल विषय है तो यही है, सिद्धांत, संहिता और होरा, इन त्रिस्कंधों के ऊपर मैं आगे की चर्चा करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है, ज्योतिष शास्त्र का एक सामान्य परिचय ही होना है। ज्योतिष शास्त्र को किस प्रकार से हम देखते हैं, ये एक सूक्ति है, प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। ये ज्योतिष शास्त्र जो है ये प्रत्यक्ष शास्त्र है और इसका दूसरा नाम ज्योतिष का काल विधान शास्त्र है। और इसका मूल जो है, इसका मूल उद्देश्य समस्त लोक कल्याण ही ज्योतिष का मूल है, सबको मंगल करना, यही इसका मूल कारण है। तो हमें सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र का जो प्रत्यक्षत्व है इसके बारे में हमें चिंतन करना है। इसमें प्रत्यक्ष क्या है? देखिए, हम जिसको हम देख सकते हैं वह प्रत्यक्ष माना जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में हम क्या देख सकते हैं? ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष का जो मूल है, सूर्यादि ग्रह और अश्विन आदि नक्षत्र, ग्रह नक्षत्रों के आधार से ही ये ज्योतिष शास्त्र बना है। ग्रह नक्षत्रों से जो ग्रह और नक्षत्र, इसी को ज्योतिष कहते हैं, ज्योतिष पिंड। ज्योतिषी अधिकृत्य प्रवृत्तम शास्त्रम ज्योतिषम शास्त्रम, अर्थात ग्रह एवं नक्षत्र। ग्रह एवं नक्षत्र हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, इसीलिए चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, ये यहाँ बताया गया। ये तो सभी जानते हैं, ये तो प्रत्यक्ष है। बाकी विशेष रूप से क्या प्रत्यक्ष है? विशेष रूप से ग्रहण आदि जो है ये प्रत्यक्ष है। ये हो गया चक्षु इंद्रिय से हमें जो दिखता है वो प्रत्यक्ष, लेकिन इनका जो फल है वो अनुभव सिद्ध है। 12 राशियों में नवग्रहों के स्थिति से जो जन्य फल है, वो जातक से प्राप्त होने वाला जो फल है वो भी प्रत्यक्ष ही है, लेकिन वो प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय से नहीं होता है, लेकिन वो अनुभव से सिद्ध होता है। जो अनुभव से प्राप्त हुआ वो भी, उसी को भी हम प्रत्यक्ष ही मानते हैं। इसीलिए चक्षु द्वारा जो दृश्य दिखने वाला और अनुभव से सिद्ध होने वाला, ये दोनों प्रकार से शुभाशुभ जो फल है, दोनों प्रकार से ये प्रत्यक्ष। देखिए, प्रत्यक्ष इतना ही नहीं है, हमारे जो सूर्य आदि नवग्रहों के जो अगर नाम हम आप देखेंगे, जैसे गुरु जो ग्रह का नाम गुरु रखा है। गुरु क्यों रखा है? गुरु अर्थात ये भी प्रत्यक्ष सिद्ध है, क्योंकि गुरु गरीयान, गरीयान का अर्थ है सबसे बड़ा। जो ग्रहों में से सबसे बड़ा कोई ग्रह होगा वह गुरु है। देखिए, पूर्वजों ने इसका नामकरण भी उनके आकार के अनुरूप किया है, इसलिए उसको गुरु कहा गया है। गरीयान इत्यतः गुरु है। इतना ही नहीं, जो शनि है, शनि ग्रह भी सार्थक नाम है उसका शनि। शनि का अर्थ है शनिश्चरः, सबसे मंद गति वाला, जिसकी गति अत्यंत मंद रहेगी वह शनि कहलाएगा। इसीलिए उसका नाम शनि है। और भी कुछ ग्रह देख सकते हैं हम। कुज का अर्थ है को जातः कुजः, मतलब कु मतलब पृथ्वी, जा मतलब जन्म लिया हुआ। तो कुज मतलब मंगल से जिसका जन्म हुआ है वह, पृथ्वी से जिसका जन्म हुआ है वह कुज मतलब मंगल। तो मंगल और पृथ्वी का क्या संबंध है? प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से संबंध ये कह सकते हैं, पृथ्वी के अंदर में जितने भी तत्व है उसमें से कुछ भाग वहां रहे होंगे। एक ये तो अध्ययन के बाद पता चलेगा, हमारे पूर्वजों ने तो करके रखा है। और दूसरा कारण मुख्य है, पृथ्वी और मंगल, इन दोनों का जो अक्ष भ्रमण काल है, जो अक्ष भ्रमण काल है वो साम्य है, उसमें दोनों में साम्य है। अक्ष भ्रमण काल में दोनों में साम्य है। इस हेतु कुज
मंगल का नाम कुज रखा है। तो इस प्रकार से जैसे ग्रहों में ग्रहों के नाम ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसी प्रकार हम थोड़ा ये देखिए ज्योतिष काल विधान शास्त्र करके बताया, तो काल में क्या प्रत्यक्ष है, काल में क्या दिखता है? काल में तो इतना ही हम कह सकते हैं, काल की जो व्याख्या है, लोकानाम अंधकृत कालः कालोन्य कलनात्मकः स्वविधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तशा मूर्तोच्यते। एक स्थूल काल होता है और एक सूक्ष्म काल होता है, और कोई भी एक कार्यक्रम में शुरुआत और एंड, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम। ये जो है इतना ही है, इसमें प्रत्यक्ष क्या है? काल में भी प्रत्यक्ष है। जो जिस प्रकार से चांद्रमान आदि आप जानते ही हैं, जैसे अभी श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास में प्रत्यक्ष क्या दिखता है? ज्योतिष शास्त्र में देखिए हमारे आचार्यों ने कितना सटीक हमें सोच के रखा है। देखिए हमारा जो श्रावण है, जो श्रावण जो पूर्णिमा होगी उसमें चंद्र अवश्य ही श्रवण नक्षत्र में रहेगा, इसीलिए वो प्रत्यक्ष है। ये नाम ही प्रत्यक्ष। जैसे चैत्र मास हो गया, चित्रा या स्वाति नक्षत्र में पूर्णिमा के दिन चंद्र रहेगा, वह मास चैत्र मास कहलाएगा। इस प्रकार से सारे मासों का जो नामकरण किया गया है वो भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसीलिए हमारे जो पूर्वजों ने यंत्रादि के माध्यम से भी और अपने तपस्या के सिद्धि से ये सभी हमें काल भी प्रत्यक्ष इस प्रकार से, जैसे अभी अगस्त महीना चल रहा है, तो अगस्त का संबंध प्रत्यक्ष से या खगोल से कोई हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ये तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, कभी आप देखेंगे, इसमें ज्यादा विस्तृत नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जुलाई और अगस्त महीने ही नहीं थे, ये तो 10 दिन का साल, 10 महीने का एक साल हुआ करा था। और आज उसके बाद कुछ 2 राजा हो गए, यूलियस और अगस्टस करके, उनके नाम से 2 महीने आ गए, तो 12 महीनों का एक अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार व्यवहार में हम कालमान को लेते हैं। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो काल विधान किया गया है और जो चांद्रमास हम लेते हैं, और उसमें सभी प्रत्यक्ष सिद्ध है, क्योंकि चित्रा अभी श्रवण नक्षत्र का जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की स्थिति सिर्फ और सिर्फ श्रावण में ही रहती है, तो इसीलिए श्रावण मास भी प्रत्यक्ष। और भी देखिए, और इतना ही नहीं, जो तिथि इत्यादि है, तिथि भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। जैसे पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा तिथि का नामकरण पूर्णिमा करके किया है, पूर्णिमा के पूर्ण रूप से चंद्रमा दिखता है, और अमावस्या करके किया है, अमावस्या, वास्यम नामक ग्रहम जो वास्तु है ना, वास्यम, तो एक घर में रहते हैं, अमावस्या, अमावस्या का अर्थ यही है सहवसते, मतलब सहवास करना, एक साथ रहना। अमावस्या का शाब्दिक अर्थ सहवसते, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इसीलिए एक दूसरे के साथ अभी रहेंगे जब अमावस्या होगी। तो इस प्रकार से तिथि हो गई, नक्षत्र, वार, और ज्योतिष में जो कथित 9 विध कालमान है, सौरमान, चांद्रमान, नक्षत्रमान, ब्रह्ममान इत्यादि जो 9 प्रकार के कालमान कहे गए हैं, वो सभी प्रत्यक्ष सिद्ध है और सभी खगोल से संबंधित है। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र एक प्रत्यक्ष शास्त्र भी है। हर एक इसमें हम प्रत्यक्ष सिद्ध दिखा सकते हैं। मैं काफी कुछ उदाहरण आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया। अभी देखिए आगे हम इस क्रम में बढ़ते हैं, तो ज्योतिष काल विधान शास्त्र है करके बताया। ज्योतिष का दूसरा नाम काल विधान शास्त्र है। ये काल विधान शास्त्र क्यों है करके मैंने बताया, क्योंकि यज्ञादि कर्मों का समुचित काल निर्धारण करना ही है। लेकिन हमारे दैनंदिन व्यवहार में भी आप देख लीजिए, हमारा जो भी काम हम करते हैं उसमें काम करने से पहले कब करना है, कहाँ करना है, ये तो बात हमेशा आती है। इसी को हम मॉडर्न जो ये टर्मिनोलॉजी इसमें हम बोलते हैं, इसको प्लान करना या पर्सपेक्टिव प्लान बनाना। पर्सपेक्टिव प्लान का अर्थ यही है, ये कब करना है, किस प्रकार से करना है, कहाँ करना है, कौन से काल में करना है, स्थान में करना है। तो ज्योतिष काल विधान शास्त्र का मूल जो है दिक, देश और काल। दिक, देश, काल, कोई भी काम योग्य समय में जब किया जाएगा उसका फल भी
योग्य ही रहेगा। योग्य समय में किया हुआ जो काम है या कोई कर्म है या अनुष्ठान है, उसका फल क्या होगा? योग्य ही होगा। इसीलिए ही यह कहा समस्त लोक कल्याण ही ज्योतिष का मूल है। तो इस प्रकार से ज्योतिष का प्रत्यक्षत्व, ज्योतिष क्यों काल विधान शास्त्र है, और समस्त लोक कल्याण जो शास्त्र ज्योतिष क्यों है, ये यहाँ मैंने आपके सामने कुछ रखने का प्रयास किया। अभी इसी क्रम में देखिए, ज्योतिष के जो त्रिस्कंधों में विचारणीय मुख्य जो 3 बातें हैं, दिक्, देश, काल। मैंने यह इसीलिए लिया, ये दिक्, देश और काल तीनों वास्तु से संबंधित है। वास्तु से ये इसका अभिनव भाव संबंध है। कैसे? डायरेक्ट है। दिशा का ज्ञान होना और देश का ज्ञान होना और समय का ज्ञान होना, ये त्रिप्रष्ट के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए, दिक् से क्या प्रतीत होता है, ये तो हम जानते हैं। दिक् से एक हम ये कह सकते हैं सामान्य रूप से सूर्य उदय जहां से होता है वो पूर्वा दिक्। लेकिन हर दिन सूर्य एक ही बिंदु से उदित होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कभी कम होता है, कभी अधिक होता है। क्योंकि सूर्य के जो गति के कारण उसका भ्रमण उत्तर में होता है या दक्षिण में हो सकता है। तो सायन मेषादि और सायन तुलादि 2 दिन ही सूर्य सम पश्चिम में उदित होता है और सम पूर्व में उदित होता है, सम पश्चिम में अस्त होता है। लेकिन बाकी दिनों में इसका दिक् साधन किस प्रकार से करना है, इसमें भी हमारे आचार्यों ने बिना कोई यंत्र के माध्यम से जिस प्रदेश में अपेक्षित दिक् साधन करना है, उसके अलग अलग नियम बताए हैं। जैसे सिद्धांत शिरोमणि है, त्रिप्रष्ठाधिकार करके सिद्धांत शिरोमणि में एक विशेष भाग है या विशेष प्रकरण है, उसमें दिक् ज्ञान से ही उसका आरंभ हुआ है। दिक् ज्ञान किस प्रकार से करना है, यहाँ पे थोड़ा आपको बता देता हूँ। दिक् ज्ञान के लिए बिना यंत्र के माध्यम में ही एक समतल भूमि पर एक द्वादशांगुल शंकु का वृत्त बनाइए और मध्याह्न के समय में जो द्वादशांगुल शंकु की जो छाया जिस दिशा में गिरेगी, वह उस स्थान की दिशा है। उससे देश का ज्ञान भी होता है। देश का ज्ञान किस प्रकार से होता है? ये जो देखिए पूरा ब्रह्मांड है, ये गोल है, ये गोल 2 भागों में विभक्त है, एक उत्तर गोल और एक दक्षिण गोल। अगर द्वादशांगुल शंकु जो किसी एक समतल में द्वादशांगुल शंकु की छाया उत्तर में गिरेगी, तो अवश्य ही वो प्रदेश जो है उत्तर गोलस्थ की तरह रहेगा। और अगर दक्षिण के दिशा में छाया रहेगी, वो दक्षिण गोल में उस देश रहेगा। जैसे भारत उत्तरी गोल में है, उसी प्रकार काल का भी निर्धारण ग्रहादियों से ही होता है। क्योंकि सूर्य उदय होता है तभी प्रातः काल होगा, चंद्र दर्शन होगा तो रात्रि काल ही रहेगा। दिन में भी चंद्र दर्शन होता है, नहीं करके नहीं है, लेकिन दिन में भी चंद्र दर्शन होता है। सूर्यास्त के बाद में सायंकाल होगा। ये सूर्य जब हमारे खमोजे में रहेगा तो मध्याह्न काल होगा। ये काल जो है सीधे सीधे ग्रहों से संबंधित है, क्योंकि कालस्य कारणम ही ग्रह। काल जो कारण है वो ग्रह। जैसे चांद्रादि मानों में चांद्रमान का अगर काल लेते हैं तो चंद्र और सूर्य का जो गति का अंतर है उस कारण तिथि आदि बनते हैं। जैसे सूर्य एक दिन में 1 अंश आगे बढ़ता है और चंद्र एक दिन में 13 अंश आगे बढ़ते हैं। जो सूर्य और चंद्र का अंतर एक दिन में 12 अंशात्मक हो जाता है। जब 12 अंशात्मक अंतर होगा तो एक चांद्र दिन कहलाएगा। उसी प्रकार 2 दिन में उनका अंतर 24 अंशात्मक होगा तो द्वितीय तिथि कहलाएगी, मतलब 2 चांद्र दिन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से त्रिप्रष्ठ में दिक्, देश और काल का विचार ये ज्योतिष शास्त्रियों को
और वास्तुविद सबको इसका, और व्यवहार में भी, इतना ही नहीं, ज्योतिष और वास्तु के जो क्षेत्र में है उनके लिए ही नहीं, सबको ये अनिवार्य है दिक्, देश और काल ज्ञान। जो दिक्, देश, काल ज्ञान विस्तृत रूप से, विशेष रूप से सिद्धांत ग्रंथों में उल्लिखित है। हर एक सिद्धांत ग्रंथों में दिक्, देश, काल उल्लिखित है। अभी त्रिस्कंध का तो पहला स्कंध है सिद्धांत। तो उसका लक्षण क्या है? सिद्धांत मतलब क्या? सिद्धांत का लक्षण आचार्य भास्कराचार्य का मैंने यहाँ लिया है। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में ये जो वचन है ये यहाँ रखा। तो जैसे त्रुट्यादि प्रलयांत कालकलना मानव प्रभेद क्रमात् चारश्च द्विशतां द्विधा च गणितम् प्रश्नास्तथा सोत्तराः भूधिष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनम् यन्त्रादि यत्रोच्यते सिद्धान्तस्य उदालतोत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधैहि। ये सिद्धांत का लक्षण। तो इस लक्षण में क्या प्रतीत होता है? त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना, मतलब त्रुटि मतलब अत्यंत सूक्ष्म काल। अत्यंत सूक्ष्म काल का वर्णन भी सुंदर किया है उन्होंने। जैसे एक कमल का पत्ता है, कमल का पत्ता अत्यंत कोमल होता है, उसको बारीक सुई से छेदन करने में जितना समय लगता है आप कल्पना ही कर सकते हैं, उसको गणना करना मुश्किल है। कल्पना करिए, एक कोमल कमल के पत्ते को बारीक सुई से छेदन करने के लिए जितना समय लगेगा वह त्रुटि, उसका नाम त्रुटि है। और एक काल बताया उन्होंने, प्रलय काल। प्रलय काल मतलब सृष्टि से लेकर अंत तक। देखिए कितना बड़ा और त्रुटि कितना छोटा कालखंड है। हम कल्पना करने में भी हमें मुश्किल होता है। उतना जो अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म जो त्रुटि है, उससे लेकर बड़े से बड़े प्रलय तक, मतलब सृष्टि उत्पत्ति से लेकर अंत तक का जो कालखंड है उसको प्रलयांत काल कहते हैं। तो वहां से लेकर वहां तक की जो काल गणना जो है वो सिद्धांत में वर्णित है। इतना ही नहीं, सिद्धांत प्रलयांत काल कलना, कलना मतलब गणना, और मानव प्रभेद क्रमात्, और काल तो बताया, काल बताने से पर्याप्त नहीं होगा, काल की गणना करने के लिए कुछ मेजरमेंट्स चाहिए। अभी दूरी मापना है, दूरी मापना है तो किलोमीटर में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, इंचेस में माप सकते हैं। जहां जहां प्रयोजन के अनुसार उसका मापन करना चाहिए। तो यहाँ मानव प्रभेद क्रम, तो ज्योतिष ने कुल 9 प्रकार के कालमान बताए। जैसे ब्राह्ममानम, ब्राह्मम दिव्यम तथा पित्रम प्राजापत्यंच गौरवम चांद्रम सावनम आर्क्षम मानानि वै नव। ब्रह्ममान, पितृमान, गुरुमान, दैवमान, प्रजापतिमान, चांद्रमान, सौरमान, नक्षत्रमान और सावनमान। इस प्रकार से कुल 9 प्रकार के कालमान वर्णित है। यही सिद्धांत स्कंद में काल और कालमानों का वर्णन। उसके बाद चारश्च द्विशतां द्विधा च गणितम्, चार मतलब ग्रहों की गति, ग्रहों की गति भी विशिष्ट है। उसमें कुल 8 प्रकार की गति बताई ग्रहों की। वक्राति वक्रा, विकला, मंदा मंदतरा, समातरा, शीघ्रतरा शीघ्र, ग्रहाणाम अष्टधा गति। हमें सामान्य रूप से 2 गति मुख्य रूप से हम जानते हैं, जैसे एक रुजु गति और एक वक्र गति। इसके अलावा भी 6 गति वहां वर्णित है। उसमें वो ग्रह गति का वर्णन और गणित, द्विधाच गणितम, द्विधाच गणितम खगोलीय जो गणित है वो उसका वर्णन, और प्रश्नास तथा सोत्तराः, इस प्रकार से उसमें जन्य प्रश्न और उनका उत्तर, और भूधिष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनम् यंत्रादि यत्रोच्यते। यंत्र, अलग अलग यंत्र प्राचीन काल के आचार्य बनाए थे। नाड़ी वाले यंत्र है, सम्राट यंत्र है,
तो इस प्रकार से अनेक यंत्रों का वर्णन हमारे जो आचार्य है उनके ग्रंथों में उपलब्ध है। ये सभी मिलके अर्थात एक अगर वाक्य में कहना है तो खगोलीय ग्रहों का जो पूर्ण ग्रह गति, ग्रहण आदि और ग्रह युति इत्यादि सभी का गणितीय वर्णन जिस स्कंध में प्राप्त होता है वह सिद्धांत स्कंध कहलाता है। ये मुख्य रूप से सिद्धांत में वर्णित विचार है। इसके आगे संहिता। संहिता का शाब्दिक अर्थ है अनेक विषयों का एकत्र रखना ही संहिता कहलाती है। जैसे आपने ये शब्द ये सुना होगा, वेद संहिता या मंत्र संहिता। मंत्र संहिता का अर्थ यही है अनेक मंत्रों का एकत्रीकरण जहां हो उसको संहिता कहते हैं। और व्याकरण में भी वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि ही संहिता। व्याकरण में भी, संस्कृत व्याकरण में भी यही कहा है, अनेक वर्णों का एकत्रीकरण जहां होगा वह संहिता है। अनेक ऋचाओं का एकत्रीकरण है वो वेद संहिता, और अनेक मंत्रों का एकत्रीकरण होगा वो मंत्र संहिता। यहाँ अनेक विषयों का एकत्रीकरण हुआ है। ज्योतिष का जो स्कंद संहिता स्कंद है वहां प्रतिपाद्य यही है, मानव जीवन में जो कल्याण करने वाले जो अनेक विषय जो है वो अनेक विषय एकत्र है, इसलिए उसको संहिता कहा है। तो संहिता देखिए, ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद विषयम, अनेक भेद और अनेक विषय है इसमें वर्णित। जो अनेक अनेक क्या है ये भी प्रश्न आता है। जैसे ग्रह गति, ग्रहचार हो गया, वास्तु भी इसमें वर्णित है। मैं मुख्य रूप से वही कहना चाहता हूँ क्योंकि आप सभी यहाँ वास्तु के जिज्ञासु और वास्तुशास्त्र में काम करने वाले और वास्तुशास्त्र में अपना योगदान प्रदान करने वाले यहाँ सभी उपस्थित है, इसलिए वास्तु का भी समावेश संहिता स्कंद में हुआ है। क्योंकि हर एक संहिता स्कंद में वास्तु का विशेष एक अध्याय है। हर संहिता स्कंद में वास्तु का अध्याय मिलेगा। मुझे यही लगता है वास्तु का जो मूल है वो संहिता स्कंद है। वास्तु का जो मूल वो संहिता स्कंद है। संहिता स्कंद से वास्तु की उत्पत्ति और वास्तु का विकास और वास्तु की परंपरा वहां से आई है। तो ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद विषयम स्कंध त्रयाधिष्ठितम तत्कास्योपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। स्कंधेऽस्मिन् गणितेन या ग्रहगतिस्तन्त्राभिधानात् असौ होरान्योंग विनिश्चयश्च कथितः स्कंधस्तृतीयोपरः। तो इस प्रकार से सिद्धांत संहिता ये दो स्कंधों का जो लक्षण है मैंने आपके सामने रखा। इसके आगे संहिता तो क्यों प्रासंगिक है? आज हम संहिता में अनेक विषय है मैंने कहा, लेकिन संहिता के जो अनेक विषय जो है वो आज के संदर्भ में प्रासंगिक है क्या, ये हमारे सामने प्रश्न उपस्थापित होता है, हमेशा होता है। लेकिन हमेशा इसका यही उत्तर है, ये ज्योतिष एक शास्त्र है। शास्त्र में कही गई जो बातें हैं वो सार्वकालिक और सार्वदेशिक होते हैं। सार्वकालिक भी है और सार्वदेशिक है। जैसे भूकंप लक्षण है, देखिए भूकंप लक्षणों में हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो संदर्भ आते हैं और लक्षणादि है वह, और आधुनिक विज्ञान जो कहता है वह, इसमें अगर तुलनात्मक अध्ययन करके हम इसको और सटीक कर सकते हैं। ये आधुनिक कार्य भी कभी भूकंप का बहुत कम ऐसे देखा गया, आधुनिक विज्ञान में इस क्षेत्र में भूकंप होने वाला है करके अलर्ट जारी किया हो,
बहुत कम देखा गया। और उसी प्रकार जो दकारगल है, दकारगल भी एक संहिता का विषय है। देखिए दकारगल मतलब उदक, उदक आपने सुना होगा, उदक मतलब जल, उदकम, उदक मतलब जल। अर्गला, अर्गला मतलब श्रृंखला। जो जल की जो श्रृंखला कहाँ है, भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर जल कहाँ है, जल के स्रोत कहाँ है, इसका विवेचन दकारगल से मिलता है। और आज भी देखिए आधुनिक में भी ये बोरवेल पॉइंट्स इत्यादि बताए जाते हैं, उसके बाद ही बोरवेल निकाला जाता है। कभी पानी मिल भी जाता है, कभी ज्यादातर नहीं भी मिलता है। क्यों हम संहिता ग्रंथ, शास्त्र के ग्रंथों के माध्यम से जो बताए हुए नियम है उसके अनुसार आधुनिक विज्ञान के साथ में इसमें काम नहीं कर सकते हैं, इसमें किया जा सकता है। और तीसरा जो है वृक्षायुर्वेद। देखिए वृक्षायुर्वेद का चिंतन उन्होंने बहुत सालों पहले किया है। आप थोड़ा कल्पना कीजिए, अभी तो ये 21वीं सदी है, ये करीब 12th सेंचुरी में किया गया है, तो उससे भी पहले 6th सेंचुरी में भी किया है वृक्षों का आयुर्वेद। तब तो कोई वृक्षों की कमी नहीं थी। आप इसको उस दृष्टि से देखिए, वृक्षों का आयुर्वेद, वृक्षों को क्यों बचा के रखना है, अगर वृक्षों में रोगादि है तो उसका निवारण किस प्रकार से करना है। ये बात जब कोई वृक्षों की कमी नहीं थी उस तब भी ये बात उन्होंने रखी। उसके बाद देखिए प्रवर्षण, प्रवर्षण मतलब वृष्टि, बारिश, इसका चिंतन, इसका चिंतन किस प्रकार से करना है, किस साल कितनी बारिश होगी, ये सभी का जो चिंतन है, मुझे लगता है ये सब देखने के बाद आज के जो वर्तमान स्थिति में ये सारी बातें रेलेवेंस है। क्योंकि आज का जो सिस्टम है उसमें संहिता शास्त्रोक्त ग्रंथों के आधार से इनमें से कोई हमें लागू नहीं करते हैं। इसीलिए कदाचित लगता है, कदाचित मतलब 100% लगता है, संहिता शास्त्र के ग्रंथों के माध्यम से जो सिद्धांत संहितादि लक्षणों में बताए हुए विषयों को पुनर्स्थापित करने का ये समय आ चुका है। उसमें देखिए प्रवर्षण आदि में भी, प्रवर्षण आदि में भी कार्तिक मार्गशीर्ष मास में ही गर्भधारणा होती है। उसके बाद जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में आएगा तब उसका वो बारिश होगी। तो कार्तिक आदि, कार्तिक मार्गशीर मासों में जो हुआ है गर्भधारणा, उसके बाद 6 महीनों के बाद उसका प्रवर्षण होता है। प्रवर्षण मतलब बारिश होगी। तो इस प्रकार, इतना ही नहीं, पूर्व काल में जो बजट इत्यादि बनाते थे उसमें भी संहिता शास्त्रोक्त प्रवर्षण, वृक्षायुर्वेद, दकारगल विचार इत्यादि सभी का चिंतन करने के बाद ही उसका बजट एलोकेशन होता था। क्योंकि अगर बारिश कम हो गई तो फसल अच्छा नहीं होगा, अतिवृष्टि हो गई तो भी मुश्किल है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण मुझे लगता है ये अभी समय है, क्योंकि इसका रेलेवेंस जो है ये अत्यंत प्रासंगिक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। संहिता की जो प्रासंगिकता मैंने आपके सामने रखी, ये संहिता में ये सारे विषय आते हैं। इसीलिए अभी आगे जो है होरा, होरा का लक्षण, होरेत्यहोरात विकल्प मिके वांछन्ति पूर्वा परवर्ण लोपा कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादि यत्तस्य पंक्तिम समभिव्यक्ति। होरा, होरा मतलब, होरा का अभी जो हम होरा ज्योतिष मतलब जातक या कुंडली, कुंडली देख के जो हम फलादेश करते हैं उसी को होरा कहते हैं।
या जातक शास्त्र कहते हैं, या उसको फलित ज्योतिष भी कहते हैं। तो होरेत्यहोरात्र विकल्प में के पूर्वापर वर्ण लोपात अहोरात्र, अहोरात्र का पूर्व वर्ण अ और पर वर्ण त्र, अहोरात्र, ये देखिए शब्द अहोरात्र में जो पूर्व वर्ण और अंतिम वर्ण का लोप होता है तो होरा हो गया। अहोरात्र का पूर्व वर्ण, आदि वर्ण और अंतिम वर्ण का लोप हो गया तो अहोरात्र। होरेत्यहोरात्र विकल्प में के वांछन्ति पूर्वा परवर्ण लोपात् कर्मार्जितम पूर्व भवेशदादि यत्तस्य पंक्तिम समभिव्यनक्ति। तो ये जो हमारे जन्म काल में जातक के ग्रह स्थिति के अनुसार होरा ग्रंथों में उक्त ग्रह स्थिति के अनुसार, ग्रह युति के अनुसार जातक का जो शुभाशुभ वर्णित है उसी को हम होरा कहते हैं। ये कुंडली का ज्योतिष होरा है। इसके आगे कुंडली का निर्माण जब होता है वो जन्म से होता है, जन्म काल से। देखिए होरा में यदोवचितम अन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम व्यंजयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीप इव। पूर्व जन्म में जो किया हुआ कर्म का जो फल है उसी का इस जन्म में उसका जो फल है वो हमें ग्रह स्थिति के अनुसार प्राप्त होता है कुंडली में। व्यंजयति शास्त्र में तमसि द्रव्याणि दीप इव, जिस प्रकार से अंधकार में जो एक दीप रखा जाएगा तो अंधकार का विनाश होगा। तमो मतलब अंधकार, तो अंधकार का विनाश होगा। उसी प्रकार व्यंजयति शास्त्र में तमसि द्रव्याणि दीप इव, कुंडली के माध्यम से हमारा जो पूर्व जन्म कृत शुभाशुभ का दर्शन होता है। हमारे जो कुंडली में, जन्मकालीन कुंडली में पूर्वार्जित शुभाशुभ का दर्शन होता है कुंडली के माध्यम से। यही यदुवचम अन्य जन्मनि, अन्य जन्मों में जो हमने जो प्राप्त किया हुआ शुभाशुभ का दर्शन कुंडली के माध्यम से होता है। यही जन्मकालीन कुंडली से प्राप्त होता है। लेकिन देखिए होरा ग्रंथों में जो वर्णित है बहुत वैज्ञानिक है। जैसे कुजेंदु हेतु प्रतिमासम आर्तवम करके का कुज जन्म का जो प्रारंभ कहाँ से होता है, तो जन्म गर्भधारणा से होता है। गर्भधारणा से उसका प्रारंभ होता है। गर्भधारणा के लिए जो अपेक्षित है कुजेंदु हेतु प्रतिमासम आर्तवम। कुज मतलब मंगल, मंगल जो है वो पित्त कारक है, मंगल पित्त कारक है और चंद्र रक्त कारक है। रक्त और पित्त शुभित होता है तो वहां से जन्म की प्रक्रिया शुरुआत होती है। तो वहां प्रति मास में जन्म के लिए जो अपेक्षित है वो मंगल और चंद्र से प्राप्त होता है। कुज और इंदु, चंद्र एवं मंगल, क्योंकि चंद्र रक्त कारक है और कुज पित्त कारक है। पित्त और रक्त दोनों का मिश्रण से ही प्रतिमास मार्तव होता है। उन्होंने हमारे जो पूर्वज जो आचार्य है उन्होंने बहुत सारी इस बातें जो है वैज्ञानिक जो तत्व की बातें हैं वो होरा ग्रंथ में उपलब्ध होता है। यहाँ जन्म का संबंध है इसलिए मैंने ये बात आपके सामने रखी। वो भी कब से कब तक जन्म की जो संभावना है वो भी उन्होंने बताया। प्रतिमा देखिए प्रतिमा करके, प्रतिमा मतलब 13 जो कटपयाती संख्या है उससे 13 साल जो गर्भ प्राप्त होने के लिए तो 13 या 14 साल के बाद संभावना होती है। और कहां तक कामिनी करके का उसी श्लोक में वो 51
ये यहाँ कोई आपको संख्या नहीं दिखेगी, लेकिन ये अप्रकट रूप से यहाँ आचार्यों ने बताया है। अप्रकट रूप से अर्थात यहाँ कटपयादि संख्या पद्धति भी इसमें रखी है। तो इस प्रकार से जन्म के संदर्भ में अनेक विचार आचार्यों ने होरा ग्रंथों में वर्णन किए हैं। जन्म होने के बाद जातक निर्माण करना और शुभाशुभ फल कह देना, ये भी इसके लिए भी एक विधान किया है। जैसे जन्म होते ही नहीं उसका आयु निर्धारण करना है। आयु पूर्वम परीक्षेत पश्चात फलम आदिशेत, उसका आयु कितना है उसके बाद ही शुभाशुभ फल का वर्णन करना है। ये सारी बातें आयु का विचार और राजयोग का विचार और ग्रह गोचर आदि विचार और विंशोत्तरी महादशादि विचार इत्यादि अनेक विचार जो हमारे कुंडली में स्थित शुभाशुभ स्थिति के अनुसार शुभ या अशुभ फलों का वर्णन जिसमें किया है उसको होरा होरा शास्त्र कहते हैं। अभी समय भी ये हो रहा है, तो इसमें देखिए सिद्धांत संहिता हो रहा। तो अभी वास्तु मंथन चल रहा है, तो वास्तु का भी वहां स्पर्श करना है, इसलिए मैंने एक ही स्लाइड लिया है यहाँ वास्तु। देखिए वास्तु का जो शाब्दिक अर्थ है वसंती प्राणिनो यत्र तद वास्तु। वसंती निवास करना, प्राणी प्राणी मात्र जिसका जीव है, सभी प्रकार के जीव, यत्र जहां जहां जीव मात्र का निवास होता है वही वास्तु है। तो वास्तु मनुष्य के लिए भी है और सभी प्राणियों के लिए भी वास्तु है। तो वास्तु में यद यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यत पिंडे तद ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जो बना है ये पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये पंच भौतिक है। पंच महाभूतों से ये समस्त ब्रह्मांड की निर्मिति हुई है। तो इसी प्रकार से हमारा जो पिंड है, हमारा पिंड मतलब हमारा शरीर है, हमारा शरीर भी पंचभौतिक है। तो जैसे बाहर ब्रह्मांड रहेगा उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी तत्व रहेंगे। जैसे जल तत्व है, जल तत्व देखिए ब्रह्मांड में 75% है, 75%, उसी 70 to 75, उसी प्रकार हमारा शरीर भी है पूरा जल तत्व ही है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी जो रक्त का चलन है वो 75% माना गया है। एक उदाहरण हुआ। तो उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी तत्व भी हमारे शरीर के अंदर है। जैसे जल के रूप में, रक्त के रूप में हमारे शरीर में जल तत्व है, उसी प्रकार पृथ्वी तत्व भी हमारे शरीर में, क्योंकि हमारा जो शरीर है हमारा पृथ्वी में मिल जाता है, तो इसीलिए पृथ्वी तत्व भी हमारे शरीर में है। और तेज, तेज मतलब अग्नि, अग्नि तत्व भी हमारे शरीर के अंदर है। जो हम कहते हैं अग्नि, जो हम सेवन करते हैं वो अग्नि तत्व के कारण ही उसका पचन होता है। पचनादि क्रिया जो है वो अग्नि तत्व के कारण होता है। उसी प्रकार वायु, वायु तो जानते ही है, ये तो प्राण वायु है, प्राण वायु। और आकाश तत्व भी हमारे शरीर में है। जैसे आकाश तत्व के माध्यम से ही हम आपस में संवाद साध रहे हैं, नहीं तो संभव ही नहीं होता। आकाश के माध्यम से, जो कहते हैं ना इट्स इन क्लाउड्स, ये क्लाउड्स मतलब क्या, आकाश है। तो आकाश तत्व भी, क्योंकि हम एक इंद्रिय से बोलते हैं तो कर्णेंद्रिय से सुनाई देता है, तो वही आकाश तत्व है। और एक एक हमारे जो इंद्रिय है एक एक महाभूतों का प्रतीक है। ये भी जो उसमें ग्रह भी है, एक एक के लिए ग्रह भी वर्णित है, तो इसमें विस्तृत रूप में जाना संभव नहीं होगा। तो लेकिन यत पिंडे तत् ब्रह्मांड का सिद्धांत यही है। इतना ही नहीं, जैसे अगर बाह्य प्रपंच और आंतरिक
हमारा घर, ग्रह एवं वातावरण दोनों में सामंजस्य रखना ही वास्तु का मूल उद्देश्य है। हार्मोनी बिटवीन 5 बेसिक एलिमेंट्स एंड ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी और नेचर, प्रकृति, इन दोनों के बीच में हार्मोनी मतलब सामंजस्य रखना। देखिए, घर में वायु तत्व ज्यादा हुआ तो भी समस्या है, क्योंकि मंदिर, घर के अंदर जो मंदिर होता है वहां रखा हुआ दीप बुझ सकता है अगर वायु का प्रकोप ज्यादा हुआ, और अग्नि का प्रकोप ज्यादा हुआ तो भी समस्या है। इस प्रकार से हर तत्व का सामंजस्य हम जहां निवास करते हैं वहां होना चाहिए। ये वास्तु का भी एक मूल सिद्धांत है। इसके लिए दिग्देश काल भी अनिवार्य है। मैंने पहले बताया, दिग्देश काल ज्योतिष में जो वर्णित है, दिग्देश काल का प्रयोजन वास्तु में भी है। जैसे कुछ उदाहरण रखता हूं आपके सामने। देश, जैसे देश, प्रदेश मतलब यहाँ प्रदेश विशेष लेना है। जैसे आपको मुंबई में फ्लैट स्कीम में जाना है और नागपुर में फ्लैट स्कीम में जाना है, तो आप देखिए आप किस प्रकार से उसको देखते हैं। तो अगर मुंबई में आपको एक फ्लैट स्कीम में जाना है तो आप स्वाभाविक रूप से प्रिफर करेंगे हमें 4th या 5th फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर्स चाहिए। और नागपुर में आप जाएंगे तो वहां मोस्टली प्रिफर करेंगे हमें ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर तक हम प्रिफर करते हैं। मान लीजिए 10 स्टोरी 10 इसके बिल्डिंग हो, तो उसमें मुंबई और नागपुर प्रदेश विशेष के अनुसार हमारे जो अपेक्षा जो है वो अलग हो जाती है। तो उस प्रदेश विशेष का विशेष क्या है? तो नागपुर में सामान्य रूप से अप्रैल और मई में अग्नि तत्व का जो प्रकोप है वो बढ़ता है, ज्यादा रहता है। तो उससे बचने के लिए हम ग्राउंड फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तक प्रेफर करते हैं। और ऊपर जाएंगे तो अग्नि तत्व का जो प्रकोप है ज्यादा होगा। उसी प्रकार मुंबई में अगर फ्लैट लेना है तो वहां 5th 4th 5th 6th इस प्रकार से प्रेफरेंस जो है वो रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पोल्यूशन इत्यादि के कारण और वायु तत्व जो शुद्ध हवा इत्यादि प्राप्त होनी है, तो इसीलिए वहां ऊपर के जो फ्लोर्स के जो प्रेफरेंस है वो बढ़ेगा। ये एक सामान्य रूप से मैं बता रहा हूँ आपको, सामान्य रूप से इस प्रकार से हर एक का होना है करके नहीं है, ये इन जनरल में बता रहा हूँ। इन जनरल इस प्रकार की अपेक्षा रहती है, मतलब उस प्रदेश विशेष का भौगोलिक जो परिस्थिति है उसके अनुसार वहां ग्रहादि निर्माण करना है। उसी प्रकार काल भी और दिक भी। दिक देश ग्रह निर्माण करना है। दिशा का ज्ञान तो सबसे पहले आता है, दिशा निर्धारण। क्यों? वास्तु में उसके बिना संभव ही नहीं है। सबसे पहले दिशा निर्धारित करना, उसके बाद दिशा निर्धारित करने के बाद उसके उपरांत ही वास्तु का भूमि पूजन से शुरुआत होती है। क्योंकि दिशा का जो ज्योतिष में कथित जो त्रिप्रश्न में दिशा है, दिक है, वो सर्वप्रथम आती है। उसके बाद देश आता है, उसके बाद काल आता है। अभी मुझे लगता है काल की मर्यादा समाप्त हो रही है, तो मैं काल के मर्यादा के अनुरूप, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में काल निर्धारित है, इसलिए वास्तु स्पंदन पुणे द्वारा आयोजित इस वास्तु मंथन अवश्य ही मुझे लगता है इस मंथन से अमृत अवश्य निकल के सामने आएगा। तो इसीलिए वास्तु स्पंदन पुणे के जो आयोजक है डॉक्टर नरेन उमरीकर, उन्होंने आप सभी लोगों से, महानुभावों से मेरे ये 2 शब्द त्रिस्कंध ज्योतिष के बारे में रखने का एक अवसर दिया और आप सबने उसको ध्यानपूर्वक सुना। इसलिए मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और मेरे वाणी को यहीं विराम लेता हूं।
और सभी को जन्माष्टमी की फिर से हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामनाएं देता हूँ।